हेलो नमस्ते भाई। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी होगी। दोस्तों जैसे कि हम लोग स्टार्ट किए क्लास 12 का ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हम लोग कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी 150 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग प्यारे भाई। और ये इसका पार्ट 3 वीडियो होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई। और चलिए तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये 150 क्वेश्चनों को अगर आप रट ले रहे हैं तो यहाँ से 20 मार्क्स जो है आपका क्लियर हो जाएगा। आपका कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे भाई 20 मार्क्स में। ठीक है, आप ज्योग्राफी से इतना नंबर आप छीन लोगे, समझ जाइए। ठीक है, तो आपको बस 150 क्वेश्चन जो है ना आपको रट देना है, याद कर देना है। और मैं प्रत्येक वीडियो में मेरे प्यारे भाई 10 क्वेश्चन कराता हूं मेरे प्यारे भाई, और 10 क्वेश्चन आपको डेली रट जाना है। आया बात आपको समझ में। और मैं जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा प्रत्येक क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, पूछा गया क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे भाई। तो आइए ना हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए थे। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि भारत के 4 मध्यकालीन नगरों के नाम लिखना है ना, कि भारत के 4 मध्यकालीन जो है उनके कौन कौन से नगर है उसका नाम लिखना है। तो पहले का है मेरे प्यारे भाई, है ना, यहाँ पे लिखेंगे कि भारत के 4 मध्यकालीन नगरों के नाम क्या है, निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा आपका दिल्ली, दूसरा हो जाएगा लखनऊ, तीसरा हो जाएगा आगरा, और चौथा हो जाएगा आपका हैदराबाद। बस आपको कह रहा है नाम लिखने के लिए, तो नाम लिखना है, इसके बारे में नहीं लिखना है। ठीक है, आए बात समझ में। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका होगा, ये पूछ लिया है कि ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में अंतर बताना है आपको। ठीक है, ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है। तो हम लोग यहाँ पे एक स्टेप लिखेंगे, ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में अंतर निम्नलिखित है। जब भी अंतर वाला आ जाए बात तो हम लोग निम्नलिखित लिखबे करेंगे। ठीक है, एक और लिखना है हमें ग्रामीण और दूसरे और लिखना है हमें नगरीय। आइए आप समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, लिखा गया है पहला में, ग्रामीण बस्तियों के निवासी हो प्राथमिक व्यवसाय में, है ना, संलग्न रहते हैं। अर्थात ग्रामीण वासियों के जो निवासी है, मतलब ग्रामीण वासी में जो लोग रहते हैं ना, प्राथमिक व्यवसाय में क्या कहते हैं, रहते हैं, संलग्न रहते हैं। मतलब प्राथमिक व्यवसाय का मतलब ये हुआ कि कृषि और पशुपालन में क्या कर रहते हैं, वो व्यस्त रहते हैं। ठीक है, कृषि और पशुपालन में, कृषि मतलब खेती, गांव के जो लोग होते हैं ना वो खेती करने में, और पशुपालन यानी गाय भैंस पालने में क्या रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। ठीक है, यही कहने का मतलब है। अगला क्वेश्चन क्या है, नगरीय बस्तियों में निवासी द्वितीय और तृतीय है व्यवसाय में संलग्न रहते हैं। कहने मतलब है कि नगरीय मतलब क्या, वो जो शहर के लोग हैं मेरे प्यारे भाई, वो द्वितीय और तृतीय व्यवसाय में क्या रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। द्वितीय और तृतीय कहने व्यवसाय का मतलब क्या हुआ कि वो बिजनेस में, है ना, बिजनेस में, रोजगार में क्या करते हैं, अपना व्यस्त रहते हैं। ठीक है, यही कह रहा है। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर में क्या है, गांव में जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व कम होता है। देखिए जहां जनसंख्या कम होगा वहां जनसंख्या घनत्व भी कम होगा। तो गांव में जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व क्या होता है, कम होता है। आप देखबे किए हैं कि गांव में कितना कम लोग रहता है, और शहर में देखिए कितना भीड़ भाड़ रहता है। ठीक है, वहीं कह रहा है, इसके जस्ट अपोजिट लिखना है कि नगर में जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। गांव में कम होता है और शहर में अधिक होता है। नेक्स्ट है, गांव में विरल आबादी होती है। विरल मतलब कम आबादी होती है, गांव में कम लोग रहते हैं। और नगर में जो है ना सघन आबादी होती है। सघन मतलब बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। आए बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 मेरे प्यारे भाई, कह रहा है कि वर्षा आधारित कृषि से आप क्या समझते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। मैं जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा प्रत्येक क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन होगा। ठीक है, वर्षा आधारित कृषि से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन तो लिखा गया है, जब फसल वर्षा द्वारा प्राप्त नमी के आधार पर पैदा की जाती है तो उसे वर्षा आधारित कृषि कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि पहले के ज़माना में जो लोग रहते थे मेरे प्यारे भाई, है ना, अब तो आ गया है दमकल, आ गया है मोटर, आ गया है, जी हम लोग अपना फसल खेतों क्या कर लेते हैं, पटा लेते हैं। लेकिन पहले के लोग जो थे, पहले के लोग, वो ये मोटर नहीं था, दमकल नहीं था, तो कैसे खेत को पटाते लोग। तो भगवान के भरोसे रखते थे लोग कि जब बारिश होगा, है ना, जब बारिश होगी तो भाई फसल भी होगा। ठीक है, तो वहीं कह रहा है, अगर देखिए बारिश के वजह से अगर, है ना, अगर वर्षा के वजह से फसल हो रहा है ना, अगर फसल जो है वर्षा पर आधारित है कि वर्षा होगी तो भाई फसल होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे वर्षा आधारित कृषि कहेंगे। क्योंकि जो कृषि जो है ना, कृषि जो है वर्षा पर क्या है, आधारित है ना। वर्षा आधारित फसल कैसे कहेंगे, तो कृषि जो है वर्षा पर आधारित है। तो अगर कोई भी फसल है ना वर्षा पर आधारित रहेगा तो उसे वर्षा आधारित
कृषि कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 24 है ना, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया क्वेश्चन है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं, वह भूमि जो 5 वर्ष से है ना अधिक समय से परती हो उसे हम लोग कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहेंगे। अर्थात ऐसा कोई जमीन जहां 5 बरस से वो क्या है प्रति है, वहां पे कोई भी फसल नहीं हुआ है, वहां पे कोई भी फसल नहीं हुआ है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी इसमें हम कितना क्वेश्चन करा दिए, 4 क्वेश्चन इस वीडियो में करा दिए। ठीक है, 6 क्वेश्चन और आपका रह गया है, तो अभी जस्ट करा रहे हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग आगे की ओर बढ़ सके। चलिए मेरे प्यारे भाई, अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे भाई कि भारत के किन्हीं 4 खरीफ फसलों के नाम लिखना है। ठीक है, कि भारत में कौन कौन से वो 4 खरीफ फसल है उसका नाम लिख देना है। ठीक है, तो खरीफ फसल हम लोग 7वें क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। खरीफ फसल के बारे में 7वां में पढ़े, 8वां में पढ़े, 9वां में पढ़े, यहाँ तक कि 10वां का हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़े खरीफ फसल के बारे में। ठीक है, फसल के बारे में पढ़े 10वां में विस्तार पूर्वक से। तो 7वें से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 10वां तक पढ़ लिए हैं, तो हम लोग 12वां में भी इसको देख लेंगे। भारत के 4 खरीफ फसलों के नाम कौन कौन। पहला है चावल, ये आपका खरीफ फसल है। कपास, बाजरा, मक्का खरीफ फसल है। ठीक है, खरीफ फसल को हम लोग जून जुलाई में क्या करते हैं, बोते हैं। यानी जो खरीफ फसल होता है, अगर कोई पूछे कि खरीफ फसल किसे कहेंगे, तो वैसा फसल जिसको हम लोग जून जुलाई में बोते हैं तथा है ना नवंबर दिसंबर में क्या करते हैं, उसको काट लेते हैं। नवंबर दिसंबर में उसको क्या करते हैं, काट लेते हैं, उसे खरीफ फसल कहेंगे। अगर आपके एग्जाम आ गया खरीफ फसल, तो आप ऐसे बोलना कि वैसा फसल है ना जिसको हम लोग जून जुलाई में बोते हैं तथा नवंबर दिसंबर में क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं, उसे खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है, जैसे चावल, कपास, बाजरा, ये सब, मक्का, ये सब खरीफ फसल हो जाएगा। अब देखना कि जून जुलाई में कौन कौन सी चीज जो है हम लोग क्या करते हैं, बोते हैं, और कौन कौन सी चीज काटते हैं फसल में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शुष्क कृषि किसे कहते हैं। और हमने एक क्वेश्चन अभी देखा है भाई, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि शुष्क कृषि किसे कहते हैं, शुष्क कृषि है ना। तो देखना कृषि जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, कृषि कितने प्रकार के, 2 तरह के होते हैं। एक होता है भैया शुष्क कृषि, एक क्या होता है शुष्क, दूसरा जो होता है भैया आर्द्र होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, आर्द्र होता है ना। एक शुष्क कृषि होता है, दूसरा आर्द्र कृषि होता है। आप लिख लेना मेरे प्यारे भाई। ठीक है, ये दोनों में से कोई टपक सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि शुष्क कृषि किसे कहते हैं, आपके एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में है ना, जो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाली फसल को हम लोग क्या बोलते हैं, शुष्क कृषि कहते हैं मेरे प्यारे भाई, है ना। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने वाले क्षेत्र में, जहां जिस क्षेत्र में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शुष्क कृषि कहेंगे। कोई पूछे कि आर्द्र कृषि किसे कहते हैं बता दो, तो कुछ नहीं करना है, बस कम के जगह पर अधिक लिख देना है कि 25 सेंटीमीटर से अधिक, यहाँ पे अधिक लिख देना है। 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाले कृषि को हम लोग आर्द्र कृषि कहते हैं। क्या बोलते हैं, आर्द्र कृषि। तो इसका डिफिनेशन तुम लिख सकते हो अपने मन से, यहाँ पे केवल अधिक लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें, आना देखना कि गन्ना की खेती के लिए, मतलब गन्ना खेती कहने मतलब क्या हुआ, ऊख हम लोग बोलते हैं ना उसको, गन्ना खेती को ईख बोला जाता है। ठीक है, ऊख ने ईख बोला जाता है। गन्ना की खेती के लिए आदर्श है ना परिस्थितियों का क्या होना चाहिए, मतलब है ना मतलब गन्ना की खेती करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, यही पूछ रहा है क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो कह रहा है गन्ना कटिबंधीय पौधा है, आना अर्थात कहने मतलब क्या है कि गन्ना क्या है, कटिबंधीय पौधा, यानी इसको हम लोग काट सकते हैं गन्ना को। ठीक है, आप लोग ईख को काट देते हैं, आप जनबे करते हैं। ठीक है, गन्ना की खेती के लिए है ना 21 से 27 डिग्री तापमान होना चाहिए। अर्थात अगर आप गन्ना की खेती कर रहे हैं तो जो टेम्परेचर है यानी तापमान जो है भाई 21 से 27 डिग्री होना चाहिए, ज्यादा घाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 21 से 27 डिग्री ही होना चाहिए। ठीक है, 21 से 27 डिग्री में भी टेम्परेचर रहता है, घाम रहता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद 75 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक और दामोदर मिट्टी होना चाहिए। कहने मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई, है ना कि 75 से 120 सेंटीमीटर बारिश होना चाहिए। साथ ही दामोदर मिट्टी पर अगर आप कर रहे हैं ना ईख का खेती, गन्ना का खेती, अगर आप दामोदर, देखिए मिट्टी का एक नाम है, दामोदर मिट्टी क्या एक प्रकार का मिट्टी है। ठीक है, जैसे चिटकी मिट्टी होता है, बलुई मिट्टी होता है, वैसा ही दोमट मिट्टी जो क्या है एक प्रकार का मिट्टी है जी। ठीक है, तो कहने मतलब क्या है, गन्ना कटिबंधीय पौधा है, गन्ना की खेती के लिए 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, तापमान होना चाहिए, और 70 से 75 सेंटीमीटर बारिश होना चाहिए, और ये खेती को दोमट
दोमट मिट्टी पे करना चाहिए ताकि ये फसल जो है अच्छा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन 28 क्या कर रहा है कि कृषि ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के नाम लिखे। कहने का मतलब यह है कृषि यानी खेती के लिए वो कौन कौन ऐसे संस्था है, बैंक है जो हमें कर्जा देता है, पैसा देता है ना, कि ले जाओ ये भाई कर्जा ले लो, है ना, तुम अपना कृषि यानी खेती करो, फिर तुम्हारे पास जो कृषि से जो पैसा होगा फिर तुम हमको क्या करना, ले आकर लौटा देना। अर्थात कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए कौन कौन ऐसा बैंक है जो हमें पैसा देता है, ऋण मतलब क्या होगा, कर्जा, ऋण देता है, कर्जा देता है। ठीक है, तो पहला जो बैंक है मेरे प्यारे भाई, देखना यहाँ पे पहला जो बैंक है वो है भूमि विकास बैंक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एलडीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एलडीबी। पहला क्या है, भूमि विकास बैंक। दूसरा क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसको हम लोग बोलते हैं आरआरबी। ठीक है, तीसरा क्या है, सहकारी समिति है। चौथा क्या है, राष्ट्रीय बैंक है। ठीक है, तो ये वाला सब जो भी है ना, ये वाला 4 चीज जो है हमें कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए क्या कर देता है, ऋण देता है, पैसा देता है। तो आई होप कि पूरी बातें समझ में आ गई हुई। यहाँ से हम अभी तक 28 क्वेश्चन करा चुके हैं, इस मतलब 8 क्वेश्चन करा चुके हैं इस वीडियो में। अब कितना क्वेश्चन बच गया, 2 क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और बढ़े। 2 क्वेश्चन और बच गया मेरे प्यारे भाई, उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 का हो रहा है कि गुच्छित और है ना बिखरी बस्तियों के बीच अंतर हमें बताना है। ठीक है, कि गुच्छित और बिखरी बस्तियों के बीच में क्या बताना है, अंतर बताना है। तो आइए जानते हैं। कह रहा है कि गुच्छी अथवा सहंत बस्ती है ना, अच्छा गुच्छित को दूसरा नाम क्या है, सहंत बस्ती नाम है। इसका क्या नाम है, गुच्छित बस्ती का दूसरा नाम क्या है जी, सहंत नाम है। ठीक है, गुच्छित अथवा सहंत बस्तियां वे होती है जिसमें मकान एक दूसरे के है ना समीप बनाए जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, कहने का मतलब यह है ना, कहने का मतलब यह है कि गुच्छी बस्ती उसे कहेंगे, है ना, गुच्छी बस्ती उसे कहते हैं जिसमें मकान एक दूसरे क्या बने, समीप बने या सटल सटल बनाते हैं, उसी को गुच्छित बस्ती कहते हैं। ठीक है, तथा यहाँ रहने वाले है ना समुदाय मिलकर रहते हैं। अर्थात वो बस्ती में जो भी लोग रहेंगे वो क्या करेंगे, आपस में मिलकर रहेंगे, तथा उनके है ना व्यवसाय भी समान होते हैं। अर्थात जो काम धाम करने जो भी उनका काम धाम होगा सबका होगा, आपस में समान होगा। ठीक है, इस प्रकार की बस्तियां नदी या घाटियों के उपजाऊ मैदानों में विकसित होती है। अर्थात इस प्रकार की जो बस्ती है कहाँ मिलती है, नदी के किनारे मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुच्छित बस्ती। उसके बाद देखते हैं आप लोग बिखरी बस्ती। क्या, बिखरी बस्ती। ठीक है, इसके विपरीत बिखरी एकाकी या प्रणाली बस्ती, मतलब प्राकीर्ण बस्ती। अर्थात बिखरी बस्ती का दूसरा नाम क्या है, प्राकीर्ण बस्ती। ठीक है, मकान में दूर दूर प्राय खेतों द्वारा एक दूसरे के अलग होते हैं। कहने मतलब क्या है कि बिखरी बस्तियां जो होती है ना, वो दूर दूर पर होती है। उनका जो मकान होता है दूर दूर पर खेतों में होता है, अलग अलग होता है। जंगली क्षेत्रों में, पहाड़ी टीलों पर इस प्रकार की बस्तियां विकसित होती है। कहने मतलब है कि बिखरी बस्ती जो है ना वो जंगली क्षेत्रों में पाया जाता है, पहाड़ी की ओर। ठीक है, तो ये सब है, आप इसको याद कर लेना, बढ़िया से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में हमें क्या बताना है, अंतर बताना है। कि निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया क्षेत्र में अंतर बताना है। तो सबसे पहले जानते हैं निवल बोया गया क्षेत्र क्या है। देखो, तो आपके पास मान लीजिए कि 10 कट्ठा जमीन है। आपके पास कितना जमीन है जी, 10 कट्ठा जमीन है, चाहे 2 बीघा जमीन है आपके पास, 2 बीघा जमीन है आपके पास, और दोनों बीघा जमीन में अगर आप फसल उगा ले रहे हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं निवल बोया गया क्षेत्र, है ना। तो लिखा गया वह कृषि क्षेत्र जिस पर फसलें बोई और काटी जाती है उसे निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। कहने मतलब है कि कहने मतलब यह है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, कि जिस जमीन पर है ना कृषि को हम लोग क्या करते हैं, बोते हैं और काटते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस जमीन को हम लोग क्या बोलते हैं, निवल बोया गया क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद सकल बोया गया क्षेत्र किसे कह देंगे, तो सकल बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत निवल बोया गया क्षेत्र में उस जमीन को भी जोड़ दिया जाता है जिसमें उस वर्ष एक से अधिक बार फसलें बोई और काटी जाती है। कहने का मतलब यह है कि आपके पास मान लीजिए कि 2 बीघा जमीन है ना, 2 बीघा जमीन है प्यारे बच्चों, तो अगर साल में है ना, साल में अगर 2 बार फसल हो गई तो 2 बीघा मतलब 2 बार फसल हो गई तो कितना, ये 4 बीघा के बराबर हो गई ना, हो गई। मतलब आपके पास 2 बीघा जमीन है और इस साल भर में 2 बार उस पर फसल हो गया तो 4 बीघा का मतलब 4 बीघा के काम कर देगा वो। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, सकल बोया गया क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बस पढ़ लेना, याद कर लेना इसको। ठीक है, तो ये इसमें भी इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन करा दिया मेरे प्यारे भाई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं 10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा प्यारे भाई। मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूं उतना आपको हर हालत में याद रखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।